मायरा जैसे ही अपने कमरे में आती है, उसे बहुत गंदी बदबू महसूस होती है। घबराकर दरवाजे पर ही रुक जाती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो बदबू से उसका दम घुट जाएगा। कुछ देर कमरे के अंदर अगर मायरा रुक जाती तो जरूर कमरे में बेहोश होकर गिर जाती। इसलिए एकाएक रुक कर पीछे पलट जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी। रुक जाओ। पीछे से रोहन की आवाज आई। तेज आवाज के कारण डर के मारे मायरा वहीं खड़ी हो जाती है। मेरे पास आओ। रोहन इशारा करता हुआ उसे अपने करीब बुलाता है। लेकिन मायरा टस से मस नहीं हो रही थी। एक जगह स्टैचू बनी खड़ी थी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इधर आओ मेरे पास। गुस्से में बहुत तेज रोहन चिल्लाकर बोलता है। लेकिन मायरा फिर भी नहीं सुनी और जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। मैं क्या किसी मूरत से बात कर रहा हूँ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और भी तेज चिल्लाकर रोहन बोलता है और हाथ में पकड़ा हुआ एसी का रिमोट जोर से जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर मायरा डर के मारे दुबक जाती है। रिमोट टूटकर चूर चूर हो जाता है। दरवाजा को बंद करो और मेरे पास आओ। इस बार मायरा रोहन की बात को नहीं टाल पाई, क्योंकि रोहन बहुत गुस्से में था, जो मायरा को अच्छे से दिख रहा था। दरवाजा बंद करके रोहन के सामने अपना सिर नीचे करके खड़ी हो जाती है, एक कैदी की तरह। उसे पता था कि अब उसकी एक नहीं चलने वाली। रोहन उसे छोड़ने वाला नहीं है। तुम कमरे में आकर अचानक वापस क्यों भाग रही थी? रोहन मायरा को ऊपर से नीचे घूरता हुआ देखता है। फिर भी मायरा चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। मैंने तुमसे पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। तुम गूंगी बहरी हो या फिर पत्थर की मूरत हो? रोहन इस बार और गुस्सा हो गया और उसके हाथ की कलाई को पकड़कर जोर से अपनी ओर खींचता है, जिससे मायरा बेड पर पड़े रोहन के ऊपर आकर गिरती है। गिरने के बाद मायरा को होश आता है कि ये क्या हो गया। वह अचानक पीछे हटना चाह रही थी, लेकिन उसको रोहन ने बहुत कस कर पकड़ लिया था, जिसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये पकड़ किसी ताकतवर आदमी की थी। मैंने तुमसे कहा था कि हर रोज तुम्हें अपना जुर्माना भरना पड़ेगा, और अभी दिन ही कितने हुए हैं? तुम अभी से मुझसे भाग रही हो, इस कमरे से भाग रही हो। अभी तो सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। किस तरह गुजार पाओगी अपनी जिंदगी? उसके सर से उसका पल्लू हटाता हुआ दूर फेंक देता है, जिसे देखकर मायरा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। मैं आपका हर जुर्माना भरने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप बिल्कुल होशो हवास में रहें। अगर मुझे मेरे किए की सजा देनी ही है आपको, तो फिर होशो हवास में मेरी आंखों में आंखें डालकर सजा दो, ना कि नशे की हालत में। बहुत गुस्से में मायरा रोहन से कहती है, जिसे सुनकर रोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपना हाथ उठा देता है मायरा के ऊपर। उसके गाल पर इतनी जोर का थप्पड़ मारता है कि पांचों की पांचों उंगलियां उसके गाल में गड़ जाती हैं। मेरी तुमसे ये भी बात हुई थी कि कभी भी तुम हमसे घमंड में बात नहीं करोगी, पत्नियों के जैसा मेरे ऊपर हुक्म नहीं करोगी। आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर बात ही करनी है तो अपनी औकात में रहकर बात करो, वरना एक पल नहीं लगेगा तुम्हारी सारी घमंड तोड़ कर रख दूंगा। रोहन चिल्लाता हुआ मायरा को सब कुछ याद दिलाता है। मायरा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। जाओ, जाकर नाइट ड्रेस पहन कर आओ और जरा अच्छे से तैयार होकर आना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, देर नहीं होनी चाहिए। खुद को संभालती हुई मायरा उठकर तेजी से भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाते ही शीशे के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ उसे रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन एक सुकून भी महसूस हो रहा था। और सोचने लगती है, आखिर रोहन किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है, जो मेरे साथ इतना खड़ूस जैसा व्यवहार करता है। जितना रोहन के बारे में सोच रही थी, उससे ज्यादा उसे रोना आ रहा था। अब कर भी क्या सकती थी? जो होना था हो गया। अब जाती भी तो कहाँ जाती, और करती भी तो क्या करती? दोनों ने एक दूसरे को जो सोचा समझा था, सब गलत हो गया। बहुत बुरा हुआ था दोनों के साथ। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज से मायरा की नींद खुलती है। जैसे ही उसने करवट बदली और मुड़कर दूसरी तरफ देखती है, तकिए को पकड़कर रोहन आराम से सो रहा था। उस समय कितना मासूम और बेखबर दिख रहा था रोहन। जिस दिन उसे गुस्सा आता था, उस दिन बहुत तड़पता था
रातों को सोता हुआ भी जागता था। यही कारण था कि मायरा को ये सब झेलना पड़ रहा था। अपनी स्वाभिमान को भी कुचलना पड़ रहा था और जिस्म और दिमाग को कष्ट पहुंचाना पड़ता था। तब जाकर कहीं वह चैन की नींद सो पाता था और कल रात को भी यही हुआ। मायरा को अपनी तकलीफों और गुस्से का शिकार बनाकर खुद सुकून और चैन की नींद सो रहा था। फिर भी मायरा अपनी किस्मत को कभी गलत नहीं कहती थी। बहुत सब्र था उसके अंदर। जैसे ही बेड से उतरने लगती है, अचानक रोहन के ऊपर से कंबल हट जाता है, जिसे देखकर मायरा एकटक उसे निहारने लगती है। कितना हैंडसम बंदा है, खूबसूरत, हट्टा कट्टा, जैसा एक मर्द को होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ न कुछ कमी थी। उसकी हर रात काली थी, हर सपने अधूरे थे। उसकी हर रात तड़पती हुई गुजरती थी और यही कारण था कि उसे एक नासूर इंसान बना दिया था, जिसे झेलना रोहन को कम पड़ रहा था, जबकि मायरा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी तकलीफ को याद करके मायरा उसे देखे जा रही थी। जब अचानक रोहन करवट बदलता है, मायरा डर जाती है, क्योंकि इस समय रोहन की नींद खुलना किसी तूफान से कम नहीं होगी। इसीलिए अपनी सांसें रोके मायरा चुपचाप खड़ी हो जाती है और जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती कि दोबारा रोहन गहरी नींद में सो चुका है, बेड से उतरती नहीं है। थोड़ी देर बाद जब लगा कि रोहन सो चुका है गहरी नींद में, तो चुपके से उसे कंबल उड़ाकर खुद धीरे से उठ जाती है। उठते ही मायरा अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है, जो मायरा के इंतजार में ही बेड पर लेटे लेटे अपनी निगाहें दरवाजे पर लगाई थी। मायरा बहू, तुम आ गई, कब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, रोहन की मम्मा कहती हैं। मायरा बेडरूम से निकलकर सीधे रोहन की मम्मा के कमरे में जाती है। अंदर आते ही अपनी सासू माँ से तबीयत के बारे में पूछती है और साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। मायरा को सुबह सुबह अपने कमरे में देखकर वह बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों हाथ उठाकर उसे खूब आशीर्वाद देती हैं। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, और ना जाने क्या क्या बोलती हैं। मायरा मुस्कुराते हुए अपनी सासू माँ की बातें सुनती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद बड़े प्यार से उसे उठाकर बैठा देती है, क्योंकि मायरा की सासू माँ शोभा जी कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रही थीं। इस कारण अच्छे से उठना बैठना नहीं कर पाती थीं, यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी खाना भी खिलाना पड़ता था। शोभा जी मायरा से कहती हैं, मायरा बहू, जब से तुम इस घर में आई हो, मेरी सारी परेशानी तुमने अपने सर ले ली है, वरना इतनी सुबह सुबह मुझे कहाँ कोई उठाने आता था। ना जाने कितनी देर तक मैं ऐसे ही पड़े रहती थी। बाथरूम तक जाने के लिए भी मुझे मेड का इंतजार करना पड़ता था। मायरा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें भगवान बहुत खुश रखे। चलो अच्छा है माँ, किसी को कोई फायदा तो हुआ मेरे यहाँ आने से। आपकी तकलीफ कम हो गई, मुझे भला और क्या चाहिए। मायरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, भगवान तुम्हें इस बुढ़िया की सेवा करने के बदले बहुत खुश रखेगा। वैसे मायरा बेटा, रात को रोहन कब आया था, सासू माँ पूछती हैं। थोड़ा लेट आए थे, मैं उसका इंतजार कर रही थी। कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, होश में रहता तभी तो मिलने आता। शोभा जी मायरा की बात भली भांति समझ जाती हैं। उसने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं की। माँ, अब फर्क भी क्या पड़ता है, अगर उसने बदतमीजी की भी हो तो। फर्क पड़ता है बहू, अब तुम इस घर की बहू हो और रोहन की पत्नी। रोहन को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, ना कि तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करे। शोभा जी बहुत परेशान हो रही थी रोहन और मायरा की परेशानी से। जब होश में रहेगा तब तो ख्याल करेगा ना मेरा। जब भी घर आता है होश में नहीं रहता है, और जब होश में रहता है तब वह काम में बिजी रहता है। बहुत आराम से मायरा बोलती है। मायरा, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद रोहन बदल जाएगा, लेकिन शोभा जी अपनी बात कहते कहते रुक जाती हैं। जानती हूँ माँ, वैसे भी ये शादी आपकी और मेरी मर्जी से हुई है। अगर इस शादी में उनकी भी मर्जी होती तो शायद बदल जाते। मायरा की बात सुनकर शोभा जी बिल्कुल चुप हो जाती हैं, क्योंकि मायरा सही कह रही थी। लेकिन मायरा, तुम मेरी एक बात सुनो, तुम रोहन को अपनी मनमानी मत करने दो। उसे उसकी हालत पर मत छोड़ो, बल्कि उस पर हक जताया करो कि अब तुम उसकी पत्नी हो। उसे तुम एहसास कराओ कि तुम सिर्फ उसकी हो और रोहन सिर्फ तुम्हारा है। एक दिन रोहन जरूर समझेगा, उसका दिल भी पिघल जाएगा। वैसे भी तुम में कोई कमी नहीं है, दिल की अच्छी हो और इतनी खूबसूरत हो। बहुत प्यार से शोभा जी मायरा को समझाती हैं। नहीं माँ, आप नहीं जानती, मेरे ऐसा करने से वे और भी गुस्सा हो जाते हैं, और मेरे बताने से थोड़े ना वह मेरे हो जाएंगे, और मैं उनकी
सच्चाई क्या है ये आप भी जानती हैं। इतना कहकर मायरा चुप हो जाती है। लेकिन बहू, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। जैसा हम चाहते वैसा नहीं गुजरती। रोहन तो पागल है। उसे समझाने की कोशिश करो बेटा। प्लीज माँ, अब रहने भी दीजिए, कोई फायदा नहीं। मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ। मैं आपके लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तब तक आप न्यूज़ देखें। मायरा अपनी सासू माँ को चुप कराते हुए उसके लिए टीवी में न्यूज़ चैनल लगा देती है और रसोई में उनके लिए चाय तैयार करने चली जाती है। थोड़ी ही देर में अपनी सासू माँ के लिए चाय और कुछ सूखा नाश्ता लेकर आ जाती है, जिसे देखकर शोभा जी कहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, समय समय पर मुझे नाश्ता और दवाई देने के लिए। माँ, आप भी कमाल करती हैं। माता पिता की सेवा करना तो हमारा फर्ज होता है। इसमें धन्यवाद कहने की क्या ज़रूरत है। बल्कि मुझे तो आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुशी मिलती है। मायरा बहू, सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारी जैसी बहू मेरे घर आई। वरना आजकल की लड़कियां तो अपना फर्ज निभाना ही भूल जाती हैं। आते ही अपने बड़े बुजुर्गों से अपनी नजरें चुराने लगती हैं। थोड़ी देर बाद मायरा रसोई घर में चली जाती है, रोहन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। बहुत देर हो जाती है, अभी तक रोहन कमरे से बाहर नहीं आया। इसलिए घबराती हुई मायरा खुद देखने जाती है, लेकिन बेडरूम में रोहन नहीं दिखता। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि रोहन जरूर नहा रहा होगा। मायरा शांति से आगे बढ़कर बेड ठीक करने लगती है। तभी अचानक रोहन वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर मायरा गुड मॉर्निंग कहती है। मायरा की आवाज़ सुनकर रोहन चौंक जाता है और उसकी तरफ पलटकर देखने लगता है। रेड कलर की खूबसूरत साड़ी में बहुत ही जच रही थी। चेहरे का रंग निखर कर आ रहा था। उसके चेहरे पर रात की कोई भी बात दिख नहीं रही थी। उसका चेहरा खिला खिला, बहुत खूबसूरत और सभी बातों से अनजान दिख रहा था। रोहन उसे देखकर देखता ही रह गया। गीले खूबसूरत बाल ऐसे लहरा रहे थे उसके कमर तक, जिससे मायरा बहुत हसीन दिख रही थी। मायरा चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? जिसे सुनकर रोहन चौंक जाता है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, अभी आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन रात को। रोहन मायरा की बात को समझ जाता है और अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लेता है शर्म के मारे। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप समझ नहीं रहे हो। रोहन गुस्से से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं क्या समझता हूँ और क्या नहीं, ये बताने वाली तुम कौन होती हो? तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा अच्छा होगा। गुस्से से उसे देखता हुआ बोलता है। क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? अब मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मैं अपनी पत्नी को एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता। बड़े ताव में आकर बोलता है। तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? मायरा सब कुछ जानती थी, फिर भी ये सवाल रोहन से कर बैठी। क्योंकि मुझे इस घर के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी, जो मुझे और मेरी बीमार माँ की देखभाल अच्छे से कर सके। इसलिए तुमसे शादी की थी। लेकिन आपकी जरूरत तो कोई भी नौकरानी पूरी कर सकती थी। मेरी क्या जरूरत थी? हाँ, कर सकती थी, लेकिन सिर्फ घर की जरूरत है और माँ की जरूरत है। मेरी जरूरत वही पूरी कर सकती थी जिसके साथ मैं शादी करता। आप शादी काव्या से भी कर सकते थे। आपकी ज़रूरत वह भी अच्छे से पूरी कर सकती थी। फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? नहीं, उससे मैं शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह आजकल की लड़कियों जैसी अपने आप में मस्त रहने वाली थी। तुम्हारी तरह नीच हरकत वाली लड़की नहीं थी, जिसने मुझ पर और मेरे घर की दौलत पर बुरी नज़र डाल रखी थी ना जाने कब से। काव्या ऐसी लड़की नहीं थी। काव्या अपने काम से मतलब रखती थी। उसकी नीयत गंदी नहीं थी। रोहन मायरा को इतना नीचे गिरा देता है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। उसकी बातें सुनकर मायरा बहुत दुखी हो जाती है। एक पल में उसे रोहन उसकी नज़रों से गिरा देता है। उसका पत्नी होने का सारा घमंड तोड़ देता है। अब मायरा कुछ कहने के काबिल नहीं बची थी, बिल्कुल चुप हो जाती है। तुम क्या समझती थी? मैं तुम्हारी नीयत से अनजान हूँ? क्या मैं नहीं जानता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है? रोहन मायरा की आंखों में आंखें डालकर ताने कसने के अंदाज में कहता है। आज मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदे महसूस हो रही है। रोहन, आप वाकई नहीं जानते हो कि मैंने आपसे शादी क्यों की। अगर आप जान जाते तो मुझे ऐसी बातें नहीं कहते। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे दौलत की भूख थी तो यही सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि इस बात से खुश हूँ कि मुझे अब आपका नाम मिल गया है। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
वाह, क्या बात है! तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल चुका है। अब तुम खुश रहो और बिना मतलब पत्नी वाला मुझ पर रौब झाड़ना छोड़ दो। मेरे मामले में तुम्हें दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले रोहन कुछ और कहता कि दरवाजे पर कोई आ जाता है। रोहन बाबू, आपको नीचे मैम साहब बुला रही हैं। कब से वह नाश्ते की टेबल पर बैठे आप दोनों का इंतजार कर रही हैं। बंगले का नौकर की आवाज़ थी जो कमरे के बाहर खड़ा होकर बोल रहा था, जिसे शोभा जी ने दोनों को बुला लाने के लिए भेजा था। मायरा अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बाहर निकल जाती है। शोभा जी के बुलाने पर मायरा और रोहन दोनों नीचे आ जाते हैं। नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते समय बिल्कुल चुप्पी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ये सब देखकर शोभा जी को कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन इस समय कुछ कहना बेहतर नहीं समझती हैं, इसलिए वह भी चुपचाप अपना नाश्ता फिनिश करके अपने कमरे में चली जाती हैं और रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। मायरा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम के करीब 7 बजने वाले थे। अब तक रोहन कहाँ था पता नहीं था। अभी तक वह ऑफिस में ही काम कर रहा था। लगभग 10-11 घंटे हो चले थे बिना कुछ खाए पिए अपने काम में बिजी था। तभी अचानक उसके बहुत क्लोज फ्रेंड का कॉल आ जाता है। हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो करण, क्या बात है। बात कुछ खास नहीं, बस मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि तुम रात का फंक्शन में आ रहे हो या नहीं। नहीं यार करण, मैं नहीं आ पाऊंगा, वैसे भी मुझे बहुत काम है। जानता था यार रोहन, तुम ऐसे ही मना कर दोगे फंक्शन में आने से। बल्कि मैं नहीं, हमारे ग्रुप के सारे दोस्त यही कह रहे थे। ताना मारते हुए करण रोहन से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मतलब है तुम्हारा। कल रात तुमने ड्रिंक करके अपनी हालत इतनी खराब कर रखी थी, शायद तुम्हें याद भी नहीं, लेकिन हम लोगों को याद है। इसलिए हम सब मिलकर बातें कर रहे थे कि रोहन आज रात के फंक्शन में हो सकता है ना आएगा। क्या हुआ था मेरी हालत को, ठीक ठाक तो हूँ। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो। रोहन अनजान बनते हुए बोलता है। करण को कल रात को बहुत गुस्सा आ रहा था रोहन पर, क्योंकि लाख मना करने के बावजूद ड्रिंक लेता जा रहा था। इसलिए आज उसका अच्छे से क्लास ले रहा था और ताने मार रहा था। मैं उस फंक्शन में कभी नहीं जा सकता जहाँ वह भी हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात तुम भी जानते हो, बहुत मुश्किल होगा उससे सामना करना। और अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल था तो फिर तुमने उसे क्यों अपनी फंक्शन में इनवाइट किया। यार रोहन, तुम तो मेरे बहुत करीबी दोस्त हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी इनवाइट करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी मैंने उसे इनवाइट किया है, लेकिन मुझे क्या पता था उसके साथ तुम्हारा। कहते कहते करण रुक जाता है। जानता हूँ तुम्हें पता नहीं था, लेकिन मेरे करीबी दोस्त होने के नाते तुम्हें जरा भी समझ होनी चाहिए थी। यार तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, मुझे समझ थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मायरा भाभी के साथ फंक्शन में आने के लिए कहा था। तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो, उसे लेकर मैं क्यों आता। बहुत गुस्से में रोहन करण से कहता है। भाभी को साथ लेकर आने इसलिए कहा था कि सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि तुम शादीशुदा हो और अपनी शादी से बहुत खुश हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा ये एहसास कराना सामने वाले को कि किसी के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। करण की बात सुनकर रोहन सोचने लगता है। करण सही कह रहा है। ये बात इतने दिनों से मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई थी। देखो रोहन, तुम सिर्फ तड़पना मत सीखो किसी को देखकर, बल्कि सामने वाले को भी तड़पाना सीखो, क्योंकि खुद तड़पते रहना समझदारी की बात नहीं। किसी को तड़पा कर भी मजा लेना सीखो। सच बोलता हूँ यार, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मायरा भाभी के साथ फंक्शन में आ जाओ, अपनी लाइफ को इतना एंजॉय करो और ऐसा बनाओ कि सामने वाला देखकर सोचने लग जाए कि आखिर उसके हाथ से क्या छूट गया, और अपने आप पर उसे पछतावा हो। करण की बात सुनकर रोहन के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। शाम काफी हो चुकी थी। वह भागता हुआ घर वापस आता है। इतना तेजी से आता है कि वह बहुत जल्दी घर पहुंच जाता है। अपनी कार से उतरकर दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है। अपनी माँ को देखकर हाथ लाल पूछता है। रोहन का यह अंदाज देखकर शोभा जी को भी आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज रोहन को क्या हुआ है, इतना बदला हुआ व्यवहार क्यों कर रहा है। अब माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है। तेज कदमों से चलता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। बेटा रोहन, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बहुत बदले बदले से लग रहे हो। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था आज रोहन को हुआ क्या, इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया। मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन माँ वो दिखाई क्यों नहीं दे रही। किसके बारे में पूछ रहे हो। माँ को सब समझ आ रहा था, लेकिन उसके मुंह से उसका नाम सुनना चाहती थी। वही जो आपके आगे पीछे दिन भर लगी रहती है और घर का सारा काम संभालती है। रोहन उसका नाम लेना बिल्कुल नहीं चाह रहा था।
अच्छा अच्छा, तुम खुशबू की बात कर रहे हो। वो तो रसोई घर में खाने की तैयारी कर रही है। आज बहुत लेट आई बेचारी, शायद घर में उसकी माँ बीमार है। माँ, आप समझती क्यों नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बहुत गुस्सा होते हुए रोहन कहता है। वो जो आपकी बहुत चहेती है इस घर में, क्या नाम है उसका? हाँ, मायरा। उसकी बात कर रहा हूँ तब से। अच्छा अच्छा बेटा, तो ऐसे क्यों नहीं बोलते कि मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ होगी, घर में ही कहीं किसी काम में लगी होगी, या फिर अपने कमरे को ठीक कर रही होगी। माँ सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक बहुत अच्छे से कर रही थी और रोहन का चेहरा देख रही थी। माँ, मुझे उससे काम है। इतना कहते हुए तेज कदमों से रोहन अपने कमरे की तरफ गया। मायरा ना चाहते हुए भी उसका नाम पुकारता है। वो काम करते हुए अचानक पलट कर देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन इतने प्यार से उसका नाम पुकार रहा है। क्या आपने मुझे पुकारा? मायरा भी अनजान बनते हुए रोहन से पूछती है। हाँ यार, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मायरा खुद को संभालते हुए उसके पास आ जाती है। दिल बहुत घबरा रहा था, ना जाने रोहन क्या कहने वाला है। आखिर पहली बार रोहन ने मुझे इतने प्यार से मेरा नाम लेकर पुकारा है। अचानक उसे क्या हो गया है? जी कहिए, क्या कहना चाहते हो? रोहन के सामने खड़ी होकर मायरा पूछती है। मेरे दोस्त करण को जानती हो? जी हाँ, सर हिलाते हुए कहती है। आज उसके घर में फंक्शन है। पहली बार रोहन मायरा से इतने करीब आकर बातें कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिस लड़की को हमेशा दुत्कार देता था, अच्छे से बात तक नहीं करता था, आज उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने में बहुत अजीब लग रहा था। आगे भी बताओ, क्या बात है? बीच में मायरा बोलती है। करण ने हम दोनों को अपने फंक्शन में बुलाया है। ये बात सुनकर मायरा रोहन की आंखों में झांकती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था ना जाने कितनी तकलीफ छुपी हुई है। क्या तुम फंक्शन में चलना पसंद करोगी या नहीं? आप मेरे पति परमेश्वर हो, इनकार इनकार करने का तो कभी सोच भी नहीं सकती। अगर आप मुझे नर्क में भी अपने साथ ले जाने की बात करोगे तो भी मैं साथ चल दूंगी। वह ताने मारते हुए बोलती है, बड़ी धीमी आवाज में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कपड़े तो हैं अच्छे फंक्शन में पहनने के लिए? कोई अच्छी सी गाउन या फिर वेस्टर्न आउटफिट? आपने मुझे कभी वेस्टर्न पहनते हुए देखा है? लेकिन आज मैं तुम्हें वेस्टर्न ड्रेस में ही देखना चाहता हूँ। वैसे एक बात बोलूं, मुझे वेस्टर्न ड्रेस में आप देखना चाहते हो या फिर किसी को दिखाना चाहते हो? मायरा की बात सुनकर रोहन चौंक जाता है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना यही चाहती हो? कहना क्या चाहती हो? रोहन गुस्से में पूछता है। छोड़ो भी, मतलब की बात बाद में कर लेना। अभी मेरे साथ पास वाले मार्केट में चलो, मैं किसी अच्छे दुकानदार से एक वेस्टर्न ड्रेस खरीद लेती हूँ। चलो, समय नहीं है ज़्यादा, कहते हुए रोहन अपनी कार की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। अचानक मायरा अपनी जगह पर रुक जाती है। क्यों नहीं जाना चाहती हो? दूर से ही रोहन पूछता है। क्योंकि मैंने कभी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहना और आज भी नहीं पहनना चाहती हूँ। क्यों नहीं पहनना चाहती हो? उसमें बुराई क्या है? गुस्से में उसके सामने आकर रोहन खड़ा हो जाता है। तो फिर वेस्टर्न ड्रेस में अच्छा ही क्या है? तपाक से मायरा रोहन को बोलती है। क्या इतना अच्छाई कम है कि मुझे वेस्टर्न ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आज तुम्हें पहनने के लिए कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए कहा, लेकिन आपने कहा होता तो मैं ज़िंदगी भर वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन अफ़सोस कि यह आपकी फरमाइश मेरे लिए सिर्फ़ एक दिखावा है। मायरा गुस्से में रोहन को सुना देती है, जिसे सुनकर रोहन चौंक जाता है। रुको, मैं अभी आती हूँ, माँ को बताकर कि मैं आपके साथ कुछ कपड़े लेने बाहर जा रही हूँ। रोहन मायरा को मॉल से बड़ी सुंदर वेस्टर्न आउटफिट दिलवाता है। मायरा अच्छे से तैयार होकर जब बेडरूम से बाहर निकलती है, अचानक रोहन की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला और आंखें फटी रह जाती हैं। पहली नज़र में तो मायरा को पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि वह घर में साधारण से कपड़ों में बिल्कुल सीधी सादी और हमेशा साधारण दिखती थी। लेकिन आज तो उसने कहर ढा दिया। देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई मॉडल सुंदर ड्रेस में तैयार होकर बाहर निकल रही हो। खूबसूरत पिंक और येलो कलर की महंगी ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसके साथ मैचिंग सैंडल और ज्वेलरी, खुले बाल और हल्के मेकअप में सचमुच परी दिख रही थी। लेकिन क्या फ़ायदा, रोहन उसे इतना भी नहीं बता सकता था कि आज वह कितनी खूबसूरत दिख रही है। मायरा, तुम तैयार हो चुकी हो तो चलें? मायरा उसके करीब आते हुए कहती है। जी बिल्कुल, और उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। हॉल में दोनों एक साथ पहुंचते हैं, तभी सामने सोफे पर बैठी
माँ दिख जाती है। उन दोनों को एक साथ इतने अच्छे से तैयार होकर जाते हुए देखकर दोनों हाथों से उनकी बलैयाँ लेती है और कहती है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, ऐसे ही तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। अच्छे से जाना बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी माँ, बिल्कुल, आप समय पर खाना खाकर सो जाना, हो सकता है आने में देर हो जाए, कहता हुआ रोहन आगे बढ़ जाता है। कार स्टार्ट करते हुए कहता है, मैंने गाड़ी में करण की वाइफ के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट रखा है, उसे तुम अपने हाथों से दे देना। अपने हाथों से क्यों दूंगी? हम दोनों साथ में क्यों नहीं दे सकते? आप क्या मुझसे अलग हो? जी बिल्कुल, कह सकती हो। रोहन गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, कहने तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि सुनने के बाद आपको तकलीफ हो। मेरी तकलीफ से तुम क्यों डरती हो? अपनी तकलीफ से डरो कि तुमने जो किया है उसके कारण तुम्हारी पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मैं जो सजा तुम्हें दे रहा हूँ, तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, मायरा की माँ का फोन आ जाता है। हेलो, मैं रोहन बोल रहा हूँ। खुश रहो बेटा, कैसे हो? दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर रोहन पहचान नहीं पा रहा था। हेलो आंटी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हो? बेटा, मैं मायरा की मम्मी बोल रही हूँ। मायरा की मम्मी? मायरा की ओर देखते हुए रोहन बोलता है। रोहन के मुंह से अपनी माँ की बात सुनकर मायरा बुरी तरह से चौंक जाती है। आप कैसी हैं माँ? न जाने आज रोहन किस मूड में था कि वह मायरा की मम्मी से उनका हालचाल पूछ रहा था, वरना पहले कभी इतने तमीज से बात नहीं की थी। थोड़ी देर बाद बातचीत होने के बाद अपना फ़ोन मायरा की ओर बढ़ा देता है और कहता है, लो अपनी माँ से बात कर लो। मायरा मेरी बेटी, मेरी बच्ची कैसी है? इतने दिनों से कोई खोज खबर नहीं और ना ही अपना हालचाल बताती है। बहुत प्यार से माँ पूछ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, घर के काम में और माँ की देखभाल करने में समय गुजर जाता है कि पता नहीं चलता कि फिर मैं आपसे बात भी कैसे करती। आपके पास तो फ़ोन भी नहीं है। ठीक है माँ, अभी मैं रास्ते में हूँ, एक फंक्शन अटेंड करने जा रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती, फ्री होकर खुद कॉल करूँगी। ठीक है मायरा बेटा, भगवान तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। हम बाद में बात कर लेंगे, अपना और रोहन का ख्याल रखना। जी माँ, कहते हुए मायरा फ़ोन ऑफ कर देती है। माँ से बात करके मायरा का दिल हल्का हो जाता है और कार में बैठे बैठे अपने अतीत के पन्नों में खो जाती है। उस दिन की बात है। लगभग 4 घंटे दुल्हन बनी बैठी इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके इंतजार से बेखबर न जाने वह कहाँ गुम था। उसे आज रात का कुछ होश ही नहीं था कि उसका इंतजार कोई कर रही है। बेडरूम में बैठकर सुबह लगभग 5 बज चुके थे जब वह नशे की हालत में कमरे में आता है। पलंग पर सर रखे मायरा उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखते ही वह खड़ी हो जाती है। रोहन कमरे में आकर सीधा पलंग पर बैठ जाता है और वही कपड़े पहने पहने पलंग पर लुढ़क जाता है। रोहन मायरा पर एक नज़र डालना भी गवारा नहीं समझता, बल्कि वह सोने की कोशिश करने लगता है। आप यहाँ आकर अच्छे से सो जाएं, मैं उठकर बाहर चली जाती हूँ। तुम्हें उठने की ज़रूरत क्या है? बैठी रहो जहाँ बैठी हो, अभी सुबह नहीं हुई है। रोहन अपने सर पर हाथों से मालिश करता हुआ कहता है, आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। उसके मुंह से आ रही बदबू से अंदाजा तो लग गया था कि वह बहुत ड्रिंक करके आया है। तुम तो बिल्कुल नहीं थकी होगी। रोहन दोनों हाथों से उसे पकड़ते हुए कहता है, जिसे देखकर मायरा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता है। रोहन, आप ये क्या कर रहे हो? मत नाम लो मेरा, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वह भी मुझे इसी नाम से पुकारती थी। झूठा वादा और यकीन दिलाए थे, बिल्कुल झूठी थी। वह तुम भी उसके जैसे ही मेरा नाम पुकार रही हो। तुम भी झूठी हो, धोखेबाज हो, बेवफा औरत हो। सिर्फ और सिर्फ दौलत के कारण तुमने शादी की है, और कुछ नहीं मानता मैं तुम्हें इससे ज़्यादा। रोहन बिना कुछ सोचे समझे बोलता जा रहा था। वहीं उसकी बातें सुनकर मायरा का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि रोहन जाने अनजाने अपनी महबूबा का जिक्र किए जा रहा था। आज की रात भी उसी का गम मना रहा था। रोहन को अपने सामने सच संवर कर बैठी हुई दुल्हन नहीं दिख रही थी। जिंदगी में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक औरत ने ब्लैकमेल किया, उसके बाद दोबारा किसी को नहीं करने दूंगा। वो एकदम से गुस्सा होते हुए कहता है, रोहन जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छी बात है, जो भी करना है आप ठंडे दिमाग से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ हमारी माँ जो खड़ी है,
उनकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? वैसे आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है अपनी माँ की बात को टाल देना। मिस मायरा, तुम अपने औकात में रहो। मुझसे शादी करने के बाद तुम हर एक दिन उसका जुर्माना भरोगी। तुम्हें हर दिन तड़पा कर रख दूंगा। इतना तड़पाऊंगा कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर जाने की कोशिश करने लगोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। रोहन की बातें सुनकर मायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर रुक जाती है। मुझे मंजूर है रोहन जी, आपके द्वारा किया गया हर जुर्म मैं हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूंगी। जिसे सुनकर रोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। मायरा का खूबसूरत चेहरा देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर खुद को झटके से दूर कर लेता है और बैठकर अतीत में खो जाता है। ठीक है माँ, आप मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दो। रोहन ने अपना फैसला सुना दिया था। जब तक माँ ठीक थी, रोहन अपनी मनमानी करना नहीं छोड़ता था। लेकिन जब से माँ बहुत ज़्यादा बीमार होकर चलना फिरना बंद कर देती थी है, तब से रोहन में सुधार आ गया था। यही कि अपनी माँ की बात को कभी नहीं टालता था और माँ इसी बात का फ़ायदा उठाकर मायरा के साथ रोहन की शादी करवा देती है। मायरा जो बहुत ही साधारण घर की लड़की थी, जिसे इतना बड़ा घर और इतने अच्छे लोग मिल रहे थे, तो मना कैसे करती। रोहन जो भी था, जैसा भी था, उसे मंजूर था, क्योंकि उसके नाम के साथ रोहन का नाम जुड़ने वाला था। वहीं उसे गरीबी और तंगी की हालत से भी छुटकारा मिल रहा था। चाहे नफरत या गुस्से में ही सही, रोहन उसे अपना तो रहा था। मायरा रोहन के यहाँ काम करती थी, उनकी केयर टेकर थी। मायरा और रोहन की माँ के बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बन गई थी कि दोनों अपने अपने गम भूल जाती हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगती हैं। मायरा के रूप में शोभा जी को एक अच्छी सहेली मिल गई थी। वह दिन भर शोभा जी की देखभाल किया करती थी, उनके कहे अनुसार काम करती थी और जब शाम होती थी तो वहाँ अपने घर वापस जाते समय बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि मायरा को अपना घर जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि वह जानती थी कि जिस जगह पर वह रहती है वहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बहुत गंदी निगाह से मायरा को आते जाते देखा करते थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय रोहन के घर पर बिताया करती थी। आज भी उसने ऐसा ही किया। 4 बजे सारे काम खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अचानक रोहन दरवाजे से अंदर आता है और कहता है, मुझे जल्दी से नाश्ता दो। कहता हुआ बैठ जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र मायरा पर पड़ती है। लगता है तुमने आज ही यहाँ काम ज्वाइन किया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मायरा गुप्ता। तुम जानती हो यहाँ तुम्हें किस काम के लिए रखा गया है? जी बिल्कुल, इसी काम के लिए तो मैं यहाँ आज से आई हूँ। तुम जानती हो मेरी माँ की देखभाल की जिम्मेवारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। जानती हूँ, लेकिन अगर किसी को अपना समझकर ये जिम्मेवारी उठा ली जाए तो वह मुश्किल भी नहीं होती। अगर मैं सिर्फ काम समझकर अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगी तो शायद मुझे मुश्किल होगी। मायरा बहुत धीमे स्वर में बोलती है। तो आप क्या समझकर ये जिम्मेवारी उठाना चाहोगी? रोहन मायरा को देखते हुए पूछता है। रोहन सर, मैं अपनी जिम्मेवारी शोभा जी को अपना समझकर निभाऊंगी। आपका उनके साथ क्या रिलेशन है कि आप उन्हें अपना समझकर जिम्मेवारी निभाएंगी? इंसानियत और अपनेपन का रिलेशन। जिसे सुनकर रोहन चुप हो जाता है और मायरा वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए। रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, फिर भी इस लड़की पर विश्वास करने से पहले अच्छे से इसकी तहकीकात करवा लेना, अपने मैनेजर से कहकर। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं सारी जानकारी ले लूँगी। अरे रोहन बेटा, ऐसी हजारों ज़रूरतमंद और मजबूर लड़कियां यहाँ काम करती हैं। इतना बड़ा घर है और मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तुम सुबह ऑफिस भी चले जाते हो और घर में चौकीदार, माली, ड्राइवर और भी न जाने कितने सारे नौकर चाकर हैं, जो सब मिलकर सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं संभाल पाता। इसलिए मैं चाहती थी कोई अच्छी सी समझदार लड़की मुझे मिल जाए, जो मेरी देखभाल अच्छे तरीके से कर सके। कुछ दिनों के बाद ही रोहन कॉल करके मायरा को अपनी माँ की देखभाल करने के लिए परमानेंट घर में रहने की परमिशन दे देता है। मायरा दूसरे ही दिन से काम पर आ जाती है, रोहन की माँ का अच्छे से देखभाल करती है। दोनों में अनजाना सा लगाव होता जा रहा था। मायरा को रोहन के घर काम करते समय ही पता चलता है कि रोहन का काव्या नाम की लड़की से बहुत दिनों से अफेयर चल रहा था। दिखने में काफ़ी खूबसूरत, अच्छी भली घर की मॉडल लड़की थी। रोहन उसे बहुत प्यार करता था।
हद से ज़्यादा अपनी जान मानता था उसे। काव्या भी रोहन से प्यार करती थी, लेकिन ना जाने अचानक से उसके दिमाग में क्या आया कि पैसे के कारण उसे धोखा दे देती है और रोहन से भी ज़्यादा पैसे वाले लड़के से शादी कर लेती है अपने घर वालों की पसंद से। उस दिन के बाद से रोहन को प्यार के नाम से नफरत हो जाती है। रोहन को माँ और दोस्त कितना समझाते हैं, लेकिन फिर भी उसे समझने का नाम नहीं लेता और रोहन गुस्से से गलत राह अपना लेता है। ड्रिंक करना, नशा करना, रात को घर लेट आना वगैरह वगैरह। यह सब देखकर एक दिन माँ बहुत गुस्सा होती है। रोहन बेटा, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कभी सोचे हो, जब तक वह लड़की थी तुम्हारी जिंदगी में, तुम सबसे मोहब्बत और प्यार से रहते थे। आज जब वह चली गई तो तुम सबसे नफरत करने लग गए हो, यहाँ तक कि अपने आप से भी। अपनी माँ भी अच्छी नहीं लगती तुम्हें, जो तुम इतने लेट घर आने लगे हो। माँ रोती हुई बोलती जा रही थी। अचानक रोहन चिल्लाने लगता है, माँ मैं अब मर चुका हूँ, मेरे अंदर की मोहब्बत मर चुकी है, हर एक एहसास मर चुका है, मैं अब किसी की परवाह नहीं करता। और एक बात याद रखना माँ, मैं आपका बेटा रोहन अब अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहा, बल्कि किसी की खातिर जिंदा है, वरना मैं तो उसे उसी रोज़ मर चुका था जिस दिन वह मुझे कहते कहते रुक जाता है। लेकिन रोहन बेटा, तुम हमारी ज़िंदगी उस लड़की तक सीमित नहीं थी, या फिर उसे उसके चले जाने से के बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। माँ, आप तो सारी बातें जानती हो, फिर आप कैसे भूल जाती हैं कि मेरी दुनिया उस लड़की से शुरू होती थी और उस लड़की पर ही ख़त्म होकर रह गई। वह नहीं तो मैं भी नहीं। प्लीज़ माँ, आप समझने की कोशिश करो और आज के बाद इस विषय में कोई बात नहीं करोगे आप। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बोलता हुआ रोहन तेज कदमों से अपने कमरे में चला जाता है। सुबह होते ही रोहन सबसे पहले अपनी माँ से आकर माफ़ी मांगता है और कहता है, सॉरी माँ, शायद कल रात मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर दी थी। रोहन की बात पर उसकी माँ कोई ध्यान नहीं देती, जिसे देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, माँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी मेरी अहमियत क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में? मैं हूँ कौन तुम्हारी? देखभाल करने के लिए एक नौकरानी जैसे इस बंगले में सारे नौकर रहते हैं, वैसे ही मैं हूँ। बस फ़र्क इतना है कि वे लोग क्वार्टर में रहते हैं और मैं इस बंगले के अंदर अपने कमरे में रहती हूँ। जब मैं घर के काम के अलावा तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं, अपनी माँ की बात पसंद नहीं। तुम्हारे लिए सब कुछ सिर्फ वही लड़की थी। ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है माँ। आज के बाद मैं आपकी सारी बात बिना किसी रोक टोक के मान लूँगा। आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं रहने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले जैसा मैं नहीं बन पाऊँगा, माफ़ कर देना माँ। मैं भी तुमसे एक शर्त पर बात करूँगी। तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, वो भी जल्द से जल्द। जैसी आपकी मर्ज़ी माँ, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कह तो देता है रोहन, लेकिन मायरा को कभी अपनी बीवी का हक नहीं दे पाता। आए दिन मायरा के साथ बदतमीजी करता, काव्या का गुस्सा मायरा पर निकालता, क्योंकि मायरा में भी रोहन को काव्या ही दिखती थी और हर जगह उसे काव्या नजर आती थी। अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपने आसपास मायरा की तुलना भी काव्या से ही करने लग गया था। हमेशा यही बात कहता रहता था कि तुमने भी मुझसे पैसे के लिए शादी की है, तुम भी काव्या के जैसे धोखेबाज लड़की हो। इतना प्यार करने के बावजूद वह लड़की मेरी नहीं हो सकी, पैसे की खातिर किसी और की हो गई, तो तुम क्या होगी मेरी? हर दिन मायरा को ताने मारा करता और फिर उसे शारीरिक कष्ट भी पहुंचाया करता। मायरा बेचारी हंसते हंसते रोहन का सारी बदतमीजी और गुस्सा बर्दाश्त कर लेती, ये सोचकर कि शायद रोहन का गुस्सा कुछ शांत हो जाएगा और एक न एक दिन रोहन उस लड़की की याद से बाहर निकल आएगा। इधर रोहन की माँ भी मायरा को बहुत समझाया करती थी, बेटा मायरा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जितने अच्छे से मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं सब्र और बर्दाश्त करते करते। रोहन उस बीच मायरा को इतनी तकलीफ देता है जिसे सोचकर भी मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह बर्दाश्त कर रही थी, सब कुछ सहती रहती है। लेकिन ना जाने आज अचानक रोहन को क्या हुआ। उसका यह रूप देखकर मायरा बहुत हैरान थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी। बहुत बड़े से होटल के नीचे अपनी गाड़ी रोहन लगाता है। मायरा रोहन की आंखों में झांक कर देखती है, लेकिन बिना उसे देखे रोहन गाड़ी से उतर जाता है। सर में चक्कर आ रहे थे, उसी हालत में मायरा गाड़ी से उतरकर रोहन के करीब आ जाती है। अरे रोहन, तुम भाभी के साथ आ गए? आओ आओ, फंक्शन शुरू होने वाला है, आगे बढ़ते हुए करण कहता है। तभी अचानक मायरा चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि रोहन उसे थाम लेता है अपनी बाहों में, उसे पकड़कर अंदर ले जाता है और पूछता है, मायरा तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हो गया? उस हाल में मायरा को देखकर रोहन बहुत परेशान हो जाता है।
उसे पानी पिलाता है, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो रही थी। तभी करण आगे बढ़कर पूछता है, सब ठीक तो है? भाभी को क्या हो गया है? क्या पता यार, अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। वहीं बगल में एक डॉक्टर का चैम्बर था, जहां ले जाकर मायरा को दिखाया जाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताती है कि मायरा माँ बनने वाली है और रोहन उसके होने वाले बच्चे का बाप। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर, बाहर निकलते हुए कहता है। अरे वाह रोहन, मतलब मैं चाचा बनने वाला हूँ? करण रोहन को गले लगाते हुए बोलता है। वहीं खड़ी मायरा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा था। डॉक्टर के द्वारा दिया गया इंजेक्शन और दवाई से मायरा को कुछ ठीक लगने लगता है। तभी करण बोलता है, चलो चलें रोहन, चलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। मायरा अब तक गुमसुम थी। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी ना जाने दोनों खुश नहीं थे। रोहन जी, क्या आप खुश नहीं हैं? रोहन मायरा की आंखों में देखता हुआ बोलता है, मुझे अभी कुछ भी वैसा एहसास नहीं हो रहा है, ना खुशी का ना गम का। जब होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कहते हुए अपनी बात को यहीं खत्म कर देता है। रोहन के साथ मायरा हॉल में प्रवेश करती है। तभी अचानक इन दोनों की खूबसूरत जोड़ी को देखकर सारे कैमरे वाले उनकी तरफ मुड़ जाते हैं और लगातार पिक निकलवाने लगते हैं। सब लोगों के मुंह में यही बात थी कि कितनी खूबसूरत जोड़ी है दोनों की। बहुत बड़ाई कर रहे थे वहाँ खड़े सारे लोग। अरे काव्या, तुमने रोहन की बीवी को देखा है? कितनी ब्यूटीफुल है। दोनों की जोड़ी कमाल की है यार। ये बात सुनकर काव्या अंदर ही अंदर जल भुन जाती है और कहती है, क्या वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है या नहीं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन इस समय इस फंक्शन की जान बन चुकी है दोनों की जोड़ी। सबकी नज़रें उन दोनों पर ही जाकर टिकी हुई हैं। वैसे रोहन ने शादी कब किया? काव्या पूछे बिना नहीं रह पाई। तभी पास से गुजर रहे करण सुन लेता है और रुककर बोलता है, अरे मिसेस काव्या सक्सेना, आपको रोहन की शादी का पता नहीं? उसकी शादी हुए 6 महीने हो गए हैं और अब तो वह बाप भी बनने वाला है। बहुत लकी है मायरा भाभी रोहन के लिए। तभी तो रोहन की ज़िंदगी में आते ही खुशियाँ भर दी हैं। दोनों बहुत खुश हैं। करण बढ़ा चढ़ाकर काव्या को सुनाता है ताकि काव्या अच्छे से जल भुन सके। आगे कहता है, रोहन भी मायरा भाभी के साथ बहुत खुश है। करण का तो मन कर रहा था अपने दोस्त को धोखा देने के जुर्म में उसे अभी के अभी अपनी पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दे, क्योंकि उस लड़की ने रोहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। करण अपनी और काव्या की सारी बातें रिकॉर्ड करके रख लेता है और जाकर रोहन को सुना देता है, जिसे सुनकर रोहन को बहुत सुकून मिलता है और उसके चेहरे पर इतने दिनों बाद खुशी की एक लहर दिखती है। सचमुच काव्या रोहन की पत्नी मायरा से जल भुन गई थी। यही तो चाहता था। रोहन भी खुशी से गले लगाता हुआ करण को कहता है, ग्रेट यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सचमुच तुम बहुत समझदार हो। वो तो मैं हूँ ही, इसमें तो कोई शक है क्या? नहीं नहीं मेरे दोस्त, कोई शक नहीं। तो फिर रोहन, मेरी एक बात और मान लो, तुम मायरा भाभी के साथ हमेशा खुश रहो। मायरा भाभी का भी ख्याल रखो और उससे भी उतना ही प्यार दो जिसकी वह हकदार है, क्योंकि इसमें ही तुम्हारी इज्जत और भलाई छुपी है। खुद रोने से अच्छा है सामने वाले को रुलाया करो, तभी समझ आएगा उसने क्या खोया है और क्या पाया। रोहन से करण बोलता है, अब तुम्हारी भलाई और इज्जत इसी में है कि तुम मायरा भाभी को दिल से अपना लो और हर पल उसे अपने साथ लेकर हर जगह जाया करो और उसे इज्जत दो। इतना बोलकर करण अपने काम में बिजी हो जाता है। काव्या मौका देखकर मायरा के पास आ जाती है और उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए हाय बोलती है। मायरा चौंक जाती है और जानते हुए भी पूछ लेती है, हेलो, वैसे आप हैं कौन? मैं आपको नहीं पहचानती। काव्या बोलती है, क्या मेरे बारे में रोहन ने कभी जिक्र नहीं किया तुम्हारे सामने? काव्या की बात सुनकर मायरा चौंकने का नाटक करती है, क्योंकि मायरा इतनी भी मूर्ख नहीं थी कि उस धोखेबाज औरत काव्या को खुश होने का मौका देती। इसलिए बोलती है, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचानती, क्योंकि इस फंक्शन में मैं पहली बार आई हूँ और मैं किसी को यहाँ अच्छे से नहीं पहचानती। वैसे अच्छा होगा आप अपने बारे में खुद बता दें कि आप कौन हैं। मैं रोहन की एक्स यानी कि गर्लफ्रेंड, वह मेरे बहुत करीब रह चुका है, लगभग 2 साल तक। यानी कि मैं मिसेस काव्या सक्सेना हूँ। ओह, अच्छा आप हैं काव्या। मायरा मुस्कुराती हुई उसके हाथ से हाथ मिलाती है और बोलती है, मैं रोहन की पत्नी मायरा राठौर हूँ। जिससे अंदर ही अंदर काव्या जल भुन जाती है और
मायरा को घूरते हुए देखती है। तभी रोहन की नज़र काव्या के ऊपर पड़ जाती है, जो मायरा के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। उसे देखकर रोहन भी पास आ जाता है। आज पहली बार रोहन 2 सालों में उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है, वरना जिस फंक्शन में काव्या नज़र आ जाती थी, उस फंक्शन को छोड़कर रोहन चला जाता था। मायरा, चलो, हम दोनों को करण बुला रहा है। वह अपने दोस्तों में हमें मिलवाने वाला है। बड़े प्यार से आगे बढ़कर मायरा का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और काव्या को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर काव्या हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि रोहन का ऐसा रूप उसने इतने दिनों में आज देखा था। इधर मायरा भी बहुत परेशान और हैरान थी, लेकिन खुश भी थी। शादी के बाद रोहन का ऐसा रूप देखने पहली बार मिल रहा था, क्योंकि आज तक रोहन ने मायरा को बहुत तकलीफ दी थी। बड़े आराम से रोहन मायरा को वहीं पड़ी चेयर पर बैठा देता है और उसका इंट्रोडक्शन अपने सभी दोस्तों से करवाता है। दूर दूर खड़ी काव्या सब कुछ देखती रह जाती है, बहुत मायूस होकर। रात काफ़ी हो चुकी थी। मायरा रोहन के साथ घर पहुंचती है। माँ गहरी नींद में सो चुकी थी, इसलिए दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मायरा रोहन से पूछ लेती है, आज तो आप बहुत खुश होंगे, ऐसा क्यों पूछ रही हो? किस मामले में खुश होऊंगा? मायरा को बड़ी गौर से देखते हुए रोहन बोलता है, यही कि आपने अपने दोस्त के फंक्शन में जिस कारण मुझे लेकर गए थे, आपका वह मकसद शायद पूरा हो चुका है। रोहन ठोकर मारकर हंस देता है और कहता है, आज मुझे पता चल रहा है कि तुम समझदार के साथ साथ चालाक भी हो। वैसे एक बात मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपकी खुशी काव्या को जलाने में थी, तो ये काम आप बहुत पहले भी कर सकते थे। मायरा की बात सुनकर रोहन का चेहरा से भर जाता है और वह बहुत उदास होकर शांत हो जाता है। क्या बात हो गई? आप चुप क्यों हो गए हो? और इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? कुछ नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है और अच्छा होगा कि तुम भी सो जाओ। खैर जो भी था, लेकिन आज मेरा दिल बहुत खुश थी मायरा, क्योंकि आज रोहन ने ड्रिंक बिल्कुल नहीं किया था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इससे पहले जब भी रोहन काव्या से किसी फंक्शन या पार्टी में टकराता था, तो उस दिन हद से ज़्यादा ड्रिंक करके अपना बुरा हाल कर लेता था। आज रोहन को खुश देखकर मायरा भी बहुत खुश थी और उसे विश्वास होने लग गया था कि अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहन अपने अतीत की यादों से बाहर निकल आएगा। सोचते सोचते मायरा चैन की नींद सो जाती है, लेकिन रोहन काव्या की बेवफाई को कहाँ भूलने वाला था। अपने दिलो दिमाग में इस कदर बैठा लिया था कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। यही कारण था कि रोहन दिन रात मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां से काव्या का पति भी बहुत छोटा नजर आने लगता है। यह बात काव्या भी बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि रोहन आज कहां से कहां पहुंच चुका है। शहर के गिने चुने बिजनेसमैन में उसका नाम आने लग गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अब रोहन के दिल में काव्या के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भर गई थी, और नफरत इतनी ज्यादा थी कि आज तक रोहन मायरा को अपना नहीं पा रहा था। काव्या का सारा गुस्सा और धोखा मायरा के ऊपर निकल रहा था, इसलिए सुबह उठते ही गुस्से में पागल होकर मायरा से कहता है, मायरा जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे आज अस्पताल लेकर जाना है, क्योंकि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। रोहन की बात सुनकर मायरा गुस्से से भर जाती है और बिना कुछ बोले वहीं बैठकर रोने लगती है। रोहन दोबारा बोलता है, मायरा, तुमने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, अस्पताल जाना है। इस बार मायरा चुप नहीं रहती और गुस्से में बोलती है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन दुनिया की सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, एक जैसी ही होती हैं। तुम भी काव्या की जैसी ही हो। काव्या ने भी पैसे के कारण मुझे छोड़कर, धोखा देकर किसी और से शादी कर ली, और तुम्हें भी मुझसे कोई अच्छा और पैसे वाला इंसान मिल जाएगा, तब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। रोहन जी, अपनी बकवास बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतने दिनों से मैं कुछ नहीं बोलती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो मन करेगा वह बोलोगे। आज आप एक बात कान खोलकर सुन लो, दुनिया में सारी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं, और अगर औरतें एक जैसी होती हैं तो फिर दुनिया के सारे मर्द भी एक जैसे ही होते होंगे। पैसे के बल पर अय्याशी करना, लड़कियों को खरीद बेच करना, और एक नंबर का जलील कुत्ता, कमीना, घटिया और हवस का पुजारी। एक सांस में मायरा सारी बातें बोल देती है। इतना सुनते ही रोहन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और मायरा के ऊपर अपना हाथ उठा देता है। दोनों हाथों से मायरा अपने गाल को पकड़ लेती है और रोती हुई कहती है, अच्छा, मैं कुछ बोलूं तो इतना गुस्सा आ रहा है, और आप बिना मतलब के मुझे दिन रात सुनाते रहते हो। मुझे भी इतना ही गुस्सा आता है, फिर भी बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगी।
आपको लगता है मैंने पैसे के लिए आपसे शादी की है, तो आज और अभी मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी और सच्चाई भी यही है, ध्यान से सुन लो। मैंने आपसे शादी आपके घर या पैसे को देखकर कभी नहीं की थी, बल्कि आपकी ज़िंदगी को और मैं अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए आपसे शादी करके आपके घर आ गई थी। क्योंकि हम लोग इतने गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ लड़कियाँ बड़ी होती नहीं कि पैसे वाले लोग नज़र लगाए बैठे रहते हैं और हमें खरीद कर उठा कर ले जाते हैं या फिर पैसे के बल पर हमारी इज्जत के साथ खेलते हैं। उस नर्क भरी ज़िंदगी से बचने के लिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। वरना मैं तो सिर्फ आपके घर की नौकरानी बनकर आई थी, माँ की देखभाल के लिए। लेकिन शुक्र है भगवान का कि माँ ने कभी मुझे नौकरानी नहीं समझा, मुझे इज्जत और मान सम्मान दिया। मुझे बेटी की तरह रखती थी, इसलिए उनकी बात मैं नहीं टाल सकी। जब उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा आपसे शादी करने के लिए, मैं ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। जबकि मैं अच्छे से जानती थी कि आप किसी काव्या नाम की लड़की के पीछे पागल हैं और वह लड़की धोखा देकर जा चुकी है, आपको बिगाड़ कर, नासूर बनाकर, बिना दिल का इंसान बनाकर। फिर भी मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि दुनिया में सारे मर्द एक जैसे होते हैं। औरतों के साथ हर जगह एक जैसा ही व्यवहार होगा, मुझे नहीं पता था। आपसे शादी करने के बाद भी मुझे औरत होने की सज़ा मिलेगी। जब मन किया, जैसे मन किया, आपने भी मेरे जिस्म के साथ खेला है। गुस्से में आपने मुझे बहुत कुछ सुनाया है, बहुत बार हाथ भी उठा दिया। आपने मुझे रुलाने के अलावा कुछ नहीं किया। इतना पता होता कि औरत का साथी इस दुनिया में कोई नहीं होता, तो मैं शायद शादी ही ना करती। उसकी जगह मैं खुदकुशी कर लेती, जो ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर होता मेरे लिए। मायरा और रोहन की बातें अनजाने में ही सही शोभा जी बाहर बहुत देर से सुन रही थीं। शोभा जी अपनी मेड को इशारा करती है व्हील चेयर को उसके कमरे तक पहुंचाने के लिए। शोभा जी अपनी बहू मायरा को अपने ही कमरे में रखने लगती हैं और अपनी आंखों के सामने उसके खाने पीने का ध्यान रखने लगती हैं। बहुत जल्द ही रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी माँ के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। लेकिन शोभा जी भी बहुत गुस्से में थी, इसलिए कहती हैं कि मैं अब किसी को माफ़ नहीं करने वाली। मेरे दिल में अब किसी के लिए माफ़ी नहीं है। तुम अपने कमरे में जा सकते हो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। माँ, मेरी बात पूरी तो सुन लो, रोहन बहुत मायूस होकर कहता है। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। शुरू से आज तक मैं तुम्हारी बात सुनती आ रही हूँ और तुम्हारी हर एक जिद पूरी करती आई हूँ, लेकिन तुमने क्या किया? प्लीज़ माँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और एक मौका मुझे माफ़ करके। माँ, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ जब भी काव्या के बारे में सोचता हूँ, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मायरा के साथ कभी बदतमीजी से पेश नहीं आऊँगा। रोहन को इस तरह से रोते जलाते देखकर माँ को दया आ जाती है और फिर वह हम दोनों को समझाती हैं, बेटा रोहन, आज के बाद तुम अपने दिल से इस बात को निकाल दो कि काव्या के जैसी मेरी मायरा भी है। मायरा मेरी पसंद है और काव्या तुम्हारी पसंद थी। उसने तुम्हें धोखा दिया, मायरा ने नहीं। और यदि मायरा भी काव्या के जैसी होती तो तुम्हारी नफरत और गुस्से को बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, मानती हूँ मायरा बहुत गरीब घर से है। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे घर में तुमसे शादी करके रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की है। माँ अपना सारा गुस्सा रोहन के ऊपर निकाल देती है, लेकिन आज रोहन चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था, क्योंकि आज समझ आ गया था कि वह गलत था, जो भी कर रहा था, गलत कर रहा था। जब माँ शांत हो जाती है तब रोहन कहता है, माँ, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ चुकी हैं। अब मुझे माफ़ कर दो और मायरा को उसके कमरे में जाने दो। अब मैं उसे दोबारा कोई कष्ट नहीं दूंगा। शोभा जी गुस्से में बोलती हैं, मायरा अब कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम उसके साथ उसके होने वाले बच्चे को भी तकलीफ पहुंचा सकते हो। आज के बाद तुम अपने कमरे में अकेले रहोगे और मायरा मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी। माँ की बात सुनकर रोहन खिलखिलाकर हंसने लगता है और कहता है, माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने होने वाले बच्चे को तकलीफ दूंगा? कोई पागल ही होगा जो अपने होने वाले बच्चों को कष्ट पहुंचाएगा। मैंने कहा ना माँ, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। माँ, आप भी जानती हैं मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। चेहरे पर खुशी के साथ साथ रोहन कहता है। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर माँ का चेहरा भी खुशी से खिल उठता है और मायरा को अपने पास बुलाकर उसका हाथ रोहन के हाथों में रख देती है और कहती है, लो अपनी अमानत, अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को संभालो। आज के बाद ये दोनों तुम्हारी जिम्मेवारी हैं। तभी अचानक मायरा कहती है, मुझे नहीं जाना आपके कमरे में, मेरा हाथ छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ?
तुमने सुना नहीं, माँ ने अभी भी क्या कहा है? तुम्हारी जिम्मेवारी अब मेरी है। कहते हुए रोहन उसे तिरछी निगाहों से देखता है, जिसे देखकर माँ खिलखिलाकर हंसने लगती है और झट से रोहन माँ के सामने मायरा को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर चल देता है, जिसे देखकर मायरा बोलती है, रोहन जी, आप पागल हो गए हो? होश में नहीं हो क्या माँ? क्या सोच रही होंगी? आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? हाँ, पागल तो था पहले, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरे होशो हवास में। तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम आज से सिर्फ मेरी हो और मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम है। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ आपकी बातों को? आप कभी भी अपना गम छुपाने के लिए ओवर ड्रिंक करके मेरे सामने आ जाओगे और फिर मुझे सताने लगोगे? नहीं पागल, तुम्हारी कसम, अब मैं ड्रिंक कभी नहीं करूँगा। मायरा को कमरे में ले जाकर नीचे उतारता है और अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। धीरे से रोहन को थैंक्स बोलती है और थैंक यू सो मच रोहन जी। मैं भी यही चाहती थी कि आप खुश रहो और अपने गम से बाहर निकल आओ। रोती हुई मायरा बोलती जा रही थी, जिसे देखकर रोहन अपने हाथों से उसके होठों को चुप करा देता है और कहता है, इतना तो विश्वास करो, मैं आज के बाद बदलने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, या शायद मैं बदल चुका हूँ। मायरा के करीब जाकर रोहन उसके सर को चूम लेता है और फिर ना जाने दोनों कितनी देर तक एक दूसरे की बाहों में सुकून और शांति का एहसास करते हैं। सही मायने में आज रोहन मायरा को अपनी पत्नी के रूप में अपना चुका था। आखिर होते होते प्यार हो ही गया। दोस्तों, जब किसी इंसान का दिल कोई तोड़ देता है तो सचमुच वह अपने होशो हवास खो बैठता है और यही कारण होता है कि वह इंसान हर किसी से नफरत करने लगता है, यहाँ तक कि अपने आप से भी, जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि खुद टूट कर सब कुछ बर्बाद कर लेता है। इसलिए किसी से प्यार करो तो उसे धोखा मत दो, और अगर धोखा ही देना है तो फिर प्यार मत करो। दूसरी बात, दिल तोड़ने वाली हो या तोड़ने वाला, प्यार होने के बाद भी उससे नफरत हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया की सारी औरतों से नफरत करने लगो या फिर दुनिया के सारे मर्दों से नफरत करने लगो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धोखा कोई और देता है और नफरत और गुस्सा हम किसी और पर निकालते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इतनी अच्छी कहानी अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।